वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा एक खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड में आपदा भी है, कोरोना भी है और आने वाले समय में चुनाव भी है। उत्तराखंड जैसे राज्य के सामने कई तरीके की विषम परिस्थितियां रही हैं। बार बार आती आपदाओं ने राज्य को प्रभावित किया है। ऊपर से कोरोना के संकट ने राज्य की आर्थिकी को प्रभावित किया है। लेकिन इन परिस्थितियों में राज्य रुक नहीं जाता। आखिर राज्य को वापस पटरी पर भी लाना होगा और जो चुनाव आ रहा है उसे लेकर भी तैयार रहना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें। आज इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनय गोयल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ रविंदर आनंद जी हैं, प्रवक्ता आप हैं। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। और हमारे साथ डॉक्टर पंकज पैन्यूली है, उक्रांत से, प्रवक्ता हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? तो मेरा पहला सवाल आप ही से है कि वर्तमान में उत्तराखंड की जो स्थिति है वो आपके सामने भी है। कोरोना के साथ साथ आप देखेंगे आपदा भी अब की बार पहले से ही आ गई है। उसके अलावा अगर देखें तो राज्य में चुनाव भी आने वाले हैं और जनवरी तक लगता है कि आचार संहिता भी लग जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड की वर्तमान की स्थिति को? तो चल रही है 12 मिनट से। तो आपने बंद कर दिया वीडियो। सुरेंद्र अग्रवाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके सामने? सुनाओ। ठीक है, आवाज मैं रविंदर आनंद आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप पार्टी ने इस बार जिस तरह से उत्तराखंड में हम कहेंगे मोर्चा खोला है, बड़ी तेज़ तरार तरीके से तैयारियां चल रही हैं और लगातार आपके सामने भी, क्योंकि प्रथम चुनाव आपका रहेगा, तो अगर इस बार की स्थिति को हम देखें रविंदर, तो आपको क्या लगता है अभी का वर्तमान में, चाहे कोरोना की स्थिति हो चाहे आपदा की स्थिति हो, कैसे चुनौतियां उत्तराखंड के सामने हैं और आप पार्टी से कैसे देखती है? संजय जी, जरा मुझे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मेरा ऑडियो भी कनेक्ट हुआ है। जी रविंदर, मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान में अगर आप देखें उत्तराखंड के अंदर कोरोना भी है, आपदाएं भी अब की बार पहले आ गई है और उसके अलावा आने वाले समय में चुनाव भी है। तो ऐसे में उत्तराखंड की स्थिति को कहां देखते हैं हम? कितने मजबूत हैं हम आपदा को लेकर भी और कोरोना को लेकर भी और आने वाले चुनाव को लेकर भी? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस समय जो आपदाएं पहाड़ पे आई हैं, और अभी चूंकि कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है, कोरोना काल में ही हमें, तो बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं। चैलेंजेस तो मानने पड़ेंगे, हर पार्टी के लिए चैलेंजेस हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से ही चुनाव में जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी ने जो डबल इंजन की सरकार थी, जो ऑल वेदर रोड बनाया है, या बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो जिसकी पोल खुल गई है, जनता के सामने पूरी तरह से पोल खुल गई है और जनता को ये समझ में आ गया है कि ये सब झूठे जुमले थे, झूठे वादे थे। तो कहीं ना कहीं हमने जो दिल्ली मॉडल जनता के सामने रखा है, और हम उत्तराखंड मॉडल भी सामने रखेंगे, और बहुत जल्दी हमारा मैनिफेस्टो जनता के सामने। आपने कहा पोल खुल गई है, क्या ऑल वेदर रोड नहीं बन रहा है? जी, क्योंकि इसी की बात आपने की है। जी जी नहीं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऑल वेदर रोड में आए दिन सड़कें टूट रही हैं, पुस्ते धंस रहे हैं। ऑल वेदर, जिसका नाम ऑल वेदर रखा गया, हर मौसम की रोड, वो पहली बरसात नहीं झेल पाती है। कैसा काम हो रहा है, कैसे लोगों से काम कराया जा रहा है, किन लोगों को ठेके दिए गए हैं? यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है सरकार के ऊपर। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोगों को ये समझ में आ चुका है कि जो चुनावी जुमले थे वो सिर्फ जुमले ही थे, और कहीं भी काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। आज अगर आप नौकरी देखें, नौकरियों की अगर हम बात करें, तो 4.5 साल बीत जाने के बाद अब जाकर के सरकार कहती है कि हम नौकरी देने का काम करेंगे और दिसंबर तक करेंगे।
तो कितनी शर्म की बात है कि 4 साल आपके त्रिवेंद्र रावत जी 4 साल सोते रहे, और अभी तीरथ जी भी क्योंकि अभी आए हैं, और उन्होंने आते ही अब सभी नाकामियों का जो ठीकरा है वो त्रिवेंद्र रावत के सर पे फोड़ दिया है कि मेरे कार्यकाल में ये जो घोटाले हैं मेरे कार्यकाल के लिए हैं। अभी जो कुंभ को लेके जो आपने देखा होगा, जो फर्जी आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट सामने आई है, बहुत से ऐसे लोग जो कभी उत्तराखंड आए नहीं, कुंभ में आए नहीं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव दिखाई गई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम उत्तराखंड देवभूमि में रहते हैं, देवभूमि की बात करते हैं, पर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से सरकार का चरित्र रहा है, उस तरह से सरकार का जाना बिल्कुल तय है। और हमारे लिए बहुत आसान है, जनता ये जानती है, ये मानती है कि अगर जनता के लिए, आम आदमी के लिए कोई पार्टी काम कर सकती है तो आम आदमी पार्टी काम कर सकती है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन बहुत सारे सवाल आप उनके जो जवाब हैं वो टाल गए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? सुरेंद्र अग्रवाल जी, मुझे लगता है सुरेंद्र अग्रवाल जी से फिर भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ पैनल जी भी हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें उत्क्रांत की, तो लगातार, क्योंकि शुरू में सबसे पहले देखा जाए तो एक कद होता था उत्क्रांत का, एक अस्तित्व होता था कि हाँ कोई पार्टी उत्तराखंड की है और जो बातें कर रही हैं, लेकिन लगातार धीरे धीरे आप कहाँ पहुँच गए आपको भी पता है। वर्तमान की स्थिति पर उत्क्रांत क्या कहता है, कैसे देखता है, और चुनाव के अंदर उत्क्रांत के पास मुद्दा क्या है? चुनाव के अंदर अगर किसी के पास मुद्दा है तो उत्क्रांत के पास ही है। और उत्क्रांत ने आज नहीं 80s में ही उत्तराखंड का मॉडल दे दिया था। वो दुर्भाग्य है कि बीच में हम भटक गए अपनी राहों से, लेकिन आज फिर उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड का जो एक जनमानस है वो वापस से उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ को देख रहा है, क्योंकि दिल्ली से चलने वाले दल कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते हैं। ये 10 सालों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिखा दिया है कि दिल्ली से हाके जाने वाले दल, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हमारे आधे टर्म में बदले जाएं या फिर कुछ भी फैसला लेने के लिए दिल्ली दरबार भागना पड़े, ऐसा अब नहीं चलेगा। क्योंकि उत्तराखंड का जो 20 साल है, 20 साल में उत्तराखंड अब युवा हो चुका है और उसे अपने हक हुकूक के बारे में पता है। और अब जो है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए एक नई सवेरे की बात है और नए तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल अब आजकल आप उत्तराखंड की सड़कों पर, उत्तराखंड के सदनों में भी देख रहे, उत्तराखंड के जगह जगह आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल के किस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरीके से लोगों का रुझान उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ को जा रहा है। और जहां तक बात रही उत्तराखंड के विकास की और उत्तराखंड को संवारने की, तो 80s में ही स्वर्गीय डॉक्टर डीडी पंत जी द्वारा और हमारे जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा जो है 80s में ही हमें उत्तराखंड मॉडल दे दिया था, जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और जो छोटे कुटीर उद्योग के थ्रू उत्तराखंड की इकोनॉमी को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसका सारे पूरा डिटेल खाका हम 80s में ही दे चुके हैं। हाँ, जरूरत है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीच में उत्तराखंड क्रांति दल जो है उससे युवा हट गए थे, उसकी सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे, आज के दौर में अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल को देखोगे तो पूरा ही उत्तराखंड क्रांति दल का कायाकल्प हो चुका है और ये आपको अगले आने वाले इलेक्शन में मेरे हिसाब से जरूर देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल उत्तराखंड मॉडल की बात सभी करते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ हमेशा होती हैं। पिछले 20 वर्षों से तो मैं भी देख रहा हूँ कि वहाँ क्या स्थिति है। हमेशा उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे कि चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, उसे लेकर सवाल जरूर रहे। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, वर्तमान समय में अगर आप देखें, एक तो आपदा, उसके अलावा कोरोना लगातार चल ही रहा है और अब आने वाला समय चुनाव का भी है, तो ऐसे में कितनी तैयार आपको सरकार लगती है और कांग्रेस किन मुद्दों के साथ आने वाले चुनाव में जाना चाहेगी? जी देखिए, सरकार कहाँ तैयार लगती है। अभी 100 दिन मनाए हैं तीरथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, और 100 दिन में वो सिर्फ पुरानी लकीर को मिटाने में लगे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम, चाहे कोरोना किट हो, चाहे उनके आदेश हो, चाहे उनके नीति कार्यक्रमों हो, उनसे मिटाने में पूरी ताकत जो है वर्तमान मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी उपलब्धि तो हासिल करी नहीं।
दिल्ली दरबार में मत्था टेकने गए थे, वहां से सिवाय लॉलीपॉपों के, झुनझुने के और तो कुछ ला नहीं पाए हैं। जीएसटी की जो भरपाई होनी थी उसका धन नहीं ला पाए, और ग्रीड बोनस और आपदा के जो हमारे 400 के आसपास गांव विस्थापित होने हैं उनके लिए धनराशि नहीं ला पाए। हमारे जो 14वें वित्त आयोग से हमें भरपाई होनी थी, जो नुकसान हमको हुआ था धन के बंटवारे में, उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाई। बहुत सी योजनाओं में जो 90 और 10 का प्रतिशत होना चाहिए था सहायता का केंद्र सरकार का, उस पर कोई योजना नहीं ला पाए। लगता यह है कि अभी मुख्यमंत्री जी 100 दिन की जो अपना समय बिताया है उसमें पिछली जो लकीर है पूर्व मुख्यमंत्री की, उसको मिटाने में पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो जबरदस्त फ्री स्टाइल दंगल कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जो है सतपाल महाराज जी, वो सामूहिक नेतृत्व की भावना से बाहर जाकर नीतिगत फैसले स्वयं ले रहे हैं, और जो शासकीय प्रवक्ता हैं वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो उनके नीतिगत फैसलों का खंडन कर रहे हैं। और मंत्रियों के बीच में, पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में जो फ्री स्टाइल दंगल है वो राज्य के हित में तो कतई नहीं है। और उस मुख्यमंत्री के लिए जिसने अभी 6 माह पूरे होने पर जिसने सदन का सदस्य बनना हो, और सबसे बड़ी बात है कि सदन का सदस्य बनने पर भी मैं समझता हूँ कई संवैधानिक बाधाएं जो है आज मुंह आए खड़ी है। और आज आपदा की चुनौती है, कोरोना की चुनौती है। आपने सुना होगा कि कोरोना का टीका तो था नहीं, और सरकार में बैठे हुए लोगों ने टीका उत्सव मना लिया। मेरा गांव कोरोना मुक्त होना चाहिए, टीके आपके पास थे नहीं। 35,000 करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार ने बजट एलोकेशन किया था कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, उसके होते हुए आपने केंद्र सरकार ने राज्यों को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया। वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब डंडा चला, उनका हंटर चला, तो आज और कांग्रेस पार्टी का दबाव जो है, जो राहुल जी बोलते थे, उसके दबाव के आधार पर आज फ्री टीका करने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और देखिए, डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जब वोट मांगने आए थे तो कहा था कि डबल इंजन मुझको दे दो और केंद्र से कोई कमी नहीं होने दो। आज तो सारी कमी केंद्र सरकार के सामने है। एयर एम्बुलेंस के लिए मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी नाक रगड़ के आ गए दिल्ली, अभी तक एयर एम्बुलेंस नहीं मिली। आपदा के मामले में अभी तक कहीं सहायता नजर नहीं आ रही है। और शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, चिकित्सा का क्षेत्र देख लीजिए, सरकार की इन तमाम चुनौतियों से लड़ने की कोई तैयारी नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस जिस हाल में, जिस मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ भाजपा को छोड़कर गई थी 2017 में, उस अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। हमारे जो वित्त सचिव हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि बड़ा भारी नुकसान हो गया हमें राजस्व में। अरे, केंद्र सरकार जो है वो कुछ मदद करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने छोटी छोटी पहल करी थी राज्य की अस्मिता से लड़ने के लिए। राज्य के गाद गदेरों के लिए एक योजना दी थी, राज्य के चिकित्सा क्षेत्र के लिए दी थी, मेरा गांव मेरा पेड़, मेरा गांव मेरी सड़क। विभिन्न सैकड़ों छोटी छोटी पहल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी करके गए थे। इन्होंने तो तमाम वो योजनाएं बंद कर दी। जो लोगों को ग्रीन बोनस की बात करी थी, जो लोगों को पानी पर बोनस देने की बात करी थी, दूध पर बोनस देने की बात करी थी, जो लोग मंडवा उगाएंगे, जो अपने स्थानीय उत्पाद को उगाएंगे, उनके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई थी। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो पूरा फोकस है उत्तराखंडियत पर देगी। जो लोकल और वोकल की बात प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं, हमने तो 2017-16 पर ये लोकल वोकल की बात कर दी थी। अपने स्थानीय उत्पाद को, स्थानीय पहचान को, उत्तराखंड की पहचान को लेकर एक बड़ा भारी योजनाएं हम लोगों ने चलाई थी। उन योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे। जिन योजनाओं को इस भाजपा सरकार ने बंद किया है, उन योजनाओं को हम आगे चलाएंगे। बेरोजगारों के लिए जो एजेंडा हमारा था, जितनी नियुक्तियां हम लोगों ने दी, तो कोई नियुक्तियां नहीं दे पाए। मनरेगा के लोग सड़कों पर हैं, उपनल के लोग सड़कों पे हैं, हमारी आशा बहनें सड़कों पे हैं, आंगनबाड़ी के लोग सड़कों पे हैं। और बेरोजगारों की जो स्थिति आज है, वो सब देख रहे हैं कि 14%, 20% के आसपास बेरोजगार हो गए। चाहे असंगठित क्षेत्र के लोग हों, छोटे कारोबारी हों, छोटे व्यापारी हों, सब आज परेशान हैं। पर्यटन जिस राज्य की आधार हो अर्थव्यवस्था का, उस पर्यटन को चौपट कर दिया। और केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, चाहे भाजपा की हमारी प्रदेश सरकार हो, इसने छोटे व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को, युवाओं को
सबको भगवान भरोसे छोड़ रखा है। हमारे पास सबको देने के लिए एक विस्तारित एजेंडा है। उस विकास के एजेंडे को, विस्तारित एजेंडे को हम पूरा करेंगे सरकार में हम आते हैं तो। सुरेंद्र जी, और आपने भाजपा बहुत के सारी चीजें तो इतना बताई, आक्रोश लेकिन हुआ। लेकिन ऐसा ही कोई सरकार इन बीते दिनों में बताई है जिसने रोजगार की बात की और रोजगार दे दिया और बेरोजगारी खत्म हो गई हो? क्योंकि सभी की यहाँ हम छोटे- बराबर सरकारें रही हैं, और ये बात उत्तराखंड क्रांति दल जैसा दल भी नहीं कह सकता, वो भी सरकार में शामिल रहा है। हम लोग, आपने कुछ कहा है, मेरे पास आवाज नहीं आई है। जी, मैं कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी सरकार रही है जहां बेरोजगारी की बात ना आई हो? में जो बेरोजगारी की संख्या थी, प्रतिशत था, वो 1.5% के आसपास था। आज संगठित क्षेत्र को मिलाने से 14-15% से ऊपर चला गया है। और जितने पदों में नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई है, मैं समझता हूँ आज तक नहीं हुई है। आज तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से हर वर्ग का व्यक्ति बेरोजगारी की उसमें मर रहा है। जो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, छोटे उद्योग धंधे हों, बेरोजगार हों, तमाम केंद्र सरकार की विभिन्न नियुक्तियों के पद जो हैं वो ऐसे पड़े हैं, बिना नियुक्ति के पड़े हैं। ये भी आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोक सेवा आयोग पिछले 5 वर्ष में अपनी परीक्षा ही नहीं कर पाया। जो अधीनस्थ आयोग है वो कुछ नहीं कर पाया। जितनी भर्तियां, जितने याचन हमारी सरकार के समय में हुए, सरकार कुछ कर ही नहीं पाई। सारे जवाब ले लेते हैं। एक बार विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग क्या क्या कहेंगे। एक साथ अपने पिटारे से बहुत सारी चीज़ें रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें विनय गोयल जी आप देखिए कि लगातार आप पार्टी भी बहुत कुछ वहाँ पर सवाल उठा रही है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी बोली है, उक्रांत भी कह रहा है कि मैदान में है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस के द्वारा जो बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और एक बात और, जो रविंदर आनंद ने एक बात की कि हरिद्वार कुंभ को लेकर भी उन्होंने एक आरोप लगाया, जिसकी शायद एसआईटी जांच हो रही है और न्यायिक जांच की मांग भी पूर्व मुख्यमंत्री ने की है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम चाहेंगे आप सभी का जवाब दीजिए। कम से कम जनता के बीच सच जाना चाहिए। जी गोस्वामी जी, मैं सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। पहली बार आपके चैनल पर आना हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी को पैनलिस्ट साथी ने अपनी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन सब में आगामी जो चुनाव है उसमें सत्ता की ललक ज्यादा दिखाई देती है। देखिए, लोकतंत्र में जनता असली मालिक है और हम सब एक उसके सामने किरदार हैं। हम अपना पक्ष उनके सामने रखते हैं और हमारा जो कुछ भी किया धरा है उसका परिणाम या उसका प्रतिफल जो मिलता है वो जनता से मिलता है। अब हम कुछ भी कहते रहे कि हमने ये नहीं किया या हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन असली जो परिणाम देना है वो जनता ने देना है। हमारे जो जितने भी साथी विपक्षी दल हैं उन सब की और हमारी स्वयं की कवायद इस बात की है कि हम जनता के सामने अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा तथ्य पहुंचा पाएं। विपक्ष के लोग नकारात्मक चीजों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हम लोग सकारात्मक चीजों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं गोस्वामी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2016 में 2017 के चुनाव से पहले हम लोग टीवी चैनल्स की डिबेट में जाया करते थे तो उस समय के मुद्दे मुझे ध्यान आते हैं। प्रदेश में किस तरह से लूट मची हुई थी, भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दिया जा रहा था, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखाया और उनको किनारे बिठाया। हमारी सरकार ने स्वच्छ प्रशासन दिया, काम किया और उसके बाद तरह तरह की जो हमने बात की थी, चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, चाहे आज हम करते हैं कि मसूरी में हम रोपवे बनाने जा रहे हैं, यहाँ देहरादून से मसूरी रोपवे बनाने जा रहे हैं, और डोबरा चाटी पुल हो, जो वर्षों वर्षों से रुकी हुई योजनाएं थी
वो सारी हमने पूरी करने का काम किया। निश्चित रूप से जितना काम होना चाहिए, कोरोना के कारण से बहुत सारी चीजें प्रभावित भी हुई हैं, और केवल उत्तराखंड प्रभावित नहीं हुआ, पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। मेरे मित्र रविंद्र आनंद जी यहाँ बैठे हैं, बहुत बातें हमारे को बता रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से, क्योंकि ये स्वयं कोरोना पीड़ित रहे, और मुझे खुशी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाओं के बीच ही स्वस्थ होकर दोबारा हमारे बीच में आए, तो मुझे लगता है कि इन्हें कम से कम उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे चिकित्सकों ने इनकी सेवा की, किस प्रकार से नर्सों ने इनकी सेवा की, किस प्रकार से व्यवस्थाएं रही। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, ये बात कर रहे थे दिल्ली की, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दिल्ली में रही, जिस प्रकार से एक एक चीज के लिए लोग परेशान रहे और हर चीज का ठीकरा उन्होंने केंद्र पर फोड़ने का काम किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और जनता अपने मन में रखती है सारी बात। आने वाले समय में अगर हमने कोई गलती की होगी तो हमारा भी हिसाब करेगी। और जो चाहे हमारे कांग्रेस के मेरे बड़े भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी बैठे हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत लंबे समय इन्होंने बहुत नहीं, बिल्कुल विनय जी, एक सुरेंद्र जी ने एक और आरोप आप पे लगाया। वो आरोप ये था कि आपके तो जो मंत्री हैं वहीं बहुत सारी आपसे खींचतान चल रही है। उसे लेकर भी हम चाहेंगे कि उनकी बात जो उन्होंने रखी है उसका जवाब आ जाए। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र भाई ने बिल्कुल बहुत अनुभवी वो राजनीतिज्ञ हैं, और उन्होंने जो विषय उठाया है, देखिए मंत्रिमंडल में कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस में मतभेद की पराकाष्ठा हुई और उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विभाजन हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुआ, और कांग्रेस की सबसे बुरी हार उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की हरीश रावत जी के कार्यकाल के बाद हुई। और स्वयं हरीश रावत जी भारतीय जनता पार्टी के दो छोटे छोटे सामान्य कार्यकर्ताओं से 2-2 सीट से चुनाव हारे। तो जैसा मैंने कहा कि असली परीक्षक लोकतंत्र में जनता है, और जनता ही असली हिसाब करती है। हम जितने लोग पैनल पर बैठे हुए हैं, अपना अपना पक्ष जनता के सामने आपके माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असली निर्णय तो जनता को लेना है ना। जनता देख रही है कि जनता आज ये भी विचार कर रही है कि अगर आज इस देश का मुखिया नरेंद्र मोदी के अलावा कोई होता तो इस कोरोना की जो 100 साल में आने वाली महामारी आई है इस बार, उसका देश कैसे सामना करता। मैं सवाल करना चाहता हूं इस बात का कि जिस प्रकार से आज बड़े बड़े देश जिनकी आबादी हिंदुस्तान के सामने बहुत मामूली है, वहां और बहुत विकसित देश हैं, ना वहां पैसे की कमी है, ना वहां साधनों की कमी है, और स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे अव्वल माने जाते हैं, वहां की स्थिति देख लीजिए और हमारे देश की स्थिति देख लीजिए। कहना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस कोरोना पीरियड में अपने देश की जनता को बचाने के लिए किया है, वो देश की जनता ने देखा है। अगर देखें, लगातार बहुत सारी बातें सुरेंद्र अग्रवाल जी ने भी की, और हमारे प्रवक्ता विनय गोयल साहब ने भी बहुत सारी बात रखी आपके सामने। अगर देखें, लगातार एक बात हो रही है कि पर्यटन पर उत्तराखंड में बात होती है, शिक्षा पर बात होती है, हेल्थ पर बहुत बात होती है, लेकिन समाधान जो होना चाहिए वो होता नहीं, और ये वास्तविकता है। इसे हर किसी को स्वीकार भी करनी चाहिए। रविंदर, अगर बात करें पर्यटन की, तो आज बहुत सारे युवा वापस आए हैं। उसे लेकर जिस तरीके की स्थितियां होनी चाहिए थी वो भी सवालों के घेरे में है। लगातार सवालों के घेरे में वो इसलिए कि बहुत सारे लोग इस बात को उठा भी रहे हैं। तो रविंदर, लगातार इस तरीके की जो चीज़ें, उसे लेकर आम आदमी पार्टी की अपनी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? क्योंकि सबसे अहम बात यहाँ रोजगार की होती है, तो नौकरी की तरफ को बात की जाती है। अभी आपने भी बोला नौकरी नहीं दी, अभी सुरेंद्र अग्रवाल जी ने भी बोला नौकरी नहीं दी, लेकिन किसी ने यह नहीं बोला कि स्वयं के रोजगार नहीं दिए, स्वयं के रोजगार की स्थितियां नहीं दी। स्किल डेवलपमेंट जो इतना बड़ा एक विभाग है,
उसके अंतर्गत जिस तरीके की कार्यशालाएं होनी चाहिए थी, शायद वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं जी? हाँ, देखिए ऐसा है संजय जी कि इसको लेकर के हमने उत्तराखंड के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया है और सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो मैनिफेस्टो हम जनता के सामने रखेंगे, जिसमें हम सबसे बड़ा काम जो करने जा रहे हैं वो पलायन को रोकने का करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, यहाँ के युवाओं को कुछ रोजगार मिल जाएगा, काम धंधे मिल जाएंगे, तो पलायन रुकेगा और पलायन रुकने से पहाड़ का विकास होगा। दूसरा, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो ठप पड़ी हुई हैं, अभी मेरे बड़े भाई विनय गोयल जी, जिस प्रकार आपने देखा कि आपने जब उनसे प्रश्न करा तो उन्होंने अपनी सरकार का पक्ष नहीं रखा। पहले उन्होंने कांग्रेस की बात करी और फिर वो एकदम दिल्ली चले गए और आज आकर के केंद्र की एक दो जो योजनाएं हैं, आयुष्मान या ये सब, वो गिनाने लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अपनी सरकार का पक्ष नहीं रखा। लेकिन मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए ये साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो पलायन को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के हम साफ जनता के सामने पूरा मैनिफेस्टो रखेंगे और उसी बेस पर हम चुनाव में जाएंगे। और जनता इस बात को जानती है बिल्कुल कि जाएंगे, लेकिन उसी चीजों पे तो बीजेपी भी काम कर रही है, उसी पे कांग्रेस ने भी काम किया। आप ऐसा कौन सा नई चीज लेके आएंगे कि जो पलायन एकदम से रुक जाएगा? और पलायन शब्द उत्तराखंड में वर्षों से चला आ रहा है और इसे कोई पार्टी दूर भी नहीं कर सकती। ये सब कहने की बातें जरूर है, लेकिन मेरा मानना है रविंदर जी कि आप ऐसा कौन सा, मैं कहूंगा, कोई कार्य लेके आएंगे जो काम ये नहीं कर रहे हैं, उससे अलग क्या है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड जो है पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उत्तराखंड जो है वो हमारे स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो 10-10 साल की सरकारें लगभग इनकी रही हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने पर्यटन को बढ़ाने का काम नहीं किया है। पर्यटन को लेकर के हमारी पार्टी ने बहुत गहन विचार किया है और पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम पूरा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और पर्यटन जिस दिन ठीक ढंग से काम करने लगेगा उत्तराखंड में, तो ना तो उत्तराखंड में राजस्व की कमी होगी, क्योंकि आज आप ये देखिए कि जो बीजेपी है या कांग्रेस है, उसने उत्तराखंड को इतना बड़ा कर्जदार बना दिया है कि आज अगर एक बच्चा भी पैदा होता है तो वो अपने सर पे लाख-सवा लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ाने की एक कमी रही, दोनों ही पार्टियों ने नहीं समझा इस बात को। और पूर्व सरकार में भी आपने देखा कि सामंजस्य की कमी थी और वर्तमान सरकार में भी आपने देखा होगा कि अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आए हैं वो पुराने मुख्यमंत्री पर सब चीजों का ठीकरा फोड़ने को वो पीछे पड़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा उन्होंने अगर कुंभ की भी बात करें हम या कोई भी बात चलती है तो वो सीधा त्रिवेंद्र रावत पर ठीकरा फोड़ते हैं कि मेरे कार्यकाल का घोटाला नहीं है, मेरे कार्यकाल की बात नहीं है। तो यहां से एक बात तो स्पष्ट होता है कि जो बात विनय गोयल जी ने कही कि काम बहुत हुए हैं, अगर काम बहुत हुए होते तो त्रिवेंद्र रावत जी को क्यों बीच में से हटाया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब जो 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में नौकरी देने की जो आपकी सरकार बात कर रही है, कहां से कर पाएगी? आपके पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, आप बसें बेच करके परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे गर्त में आपने प्रदेश को ला ढकेला है कि जहां पर काम हो सकता था, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम हो सकता था, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में आपने ध्यान नहीं दिया। और जो विकास कार्य आप कर भी रहे हैं, उनकी जो मानक हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी डाउन है कि ऑल वेदर रोड एक बरसात में उखड़ रही है, पुश्ते पुलियां सब टूट रहे हैं, आपके फ्लाईओवर गिर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि जो आप काम कर भी रहे हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इतनी खराब क्वालिटी का। ये बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए हैं और इनका जवाब भी लेंगे। मैं डॉक्टर पंकज, क्योंकि लगातार यहाँ बात पर्यटन, पलायन और ये शब्दों की बहुत बार होती है, हर डिबेट में पलायन तो जरूर गूंजता है और ये लगातार गूंजता आ रहा है। आज हम देखें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकारों में आप भी शामिल रहे हैं,
क्यों 20 वर्षों में भी उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, वो चूक कहाँ हुई? हर बार ये एक सवाल खड़ा रहता है, हर कोई कहता है हमने सब काम करा दिए, हमने बहुत कुछ करा दिया, लेकिन जब बैठते हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप और यही रहता है कि पलायन हो रहा है, पुल नहीं है, रोड नहीं है, फिर वही सारी बातें आती हैं। आखिर चूक कहाँ हुई? क्योंकि इसमें उक्रांत खुद सत्ताओं में शामिल रहा है। जी देखिए, इसमें हमें सबसे पहले समझने की ये बात होगी कि जब उक्रांत सत्ताओं में था तो उक्रांत ने क्या करा। उक्रांत जब सत्ताओं में था तो माननीय दिवाकर भट्ट जी जब कैबिनेट मिनिस्टर थे तो दिवाकर भट्ट जी ने जो है वो भू कानून लाया था ताकि उत्तराखंड के अंदर जो बाहर की जहां भूमाफिया हैं, भूमाफियाओं के कब्जे में न जाए और कोई इंडस्ट्री लगाए या कुछ हिमाचल की तर्ज पे, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग एक समान भौगोलिक परिस्थितियां हैं। हिमाचल का जो भू कानून था उस भू कानून को इंट्रोड्यूस करने की काम करा है दिवाकर भट्ट जी ने। दूसरा, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल जब दिवाकर भट्ट जी के कार्यकाल में हुआ है, चाहे आप राजस्व पुलिस जो थी, राजस्व विभाग जो पटवारियों का रिफॉर्म करने का काम हुआ है वो दिवाकर भट्ट जी ने करा है। देखो जब उपलब्धियों पर आ गए डॉक्टर पंकज, आप भी उपलब्धियों पर जितना भी सत्ता में भागीदारी मिली है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल सत्ताओं में था तो उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या करा, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, रही बात पलायन की, तो पलायन मुश्किल से 3 चीजों से रुक सकता है। जो हमारा गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम इन्होंने सफेद हाथी करके छोड़ दिया गया है, अगर उसके ऊपर काम होगा तो वहां पे हमारा पलायन बहुत सारा रुक सकता है। अगर आप स्टैटिक्स उठाएं तो उत्तराखंड के एक बड़ी जो मेजॉरिटी है वो होटलों में या आर्मी में जाती है। तो अगर हमारे यहाँ पे ये रिसोर्ट्स डेवलप हो जाते तो उन रिसोर्ट्स में हमारे लोग रुक सकते थे। दूसरी बात, वो विनय गोयल जी बता रहे थे, वो बड़े सम्मानीय, उम्र में भी बड़े और तजुर्बेदार नेता हैं, वो बता रहे थे कि बीजेपी ने बहुत काम करा। हाँ बहुत काम करा, क्योंकि मसूरी रोपवे में उन्होंने सिफन कोट के 84 परिवार जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन लोगों को उन्होंने बेघर करने का काम करा पिछले कोरोना काल में। जो उनकी ऑल वेदर रोड है, डोईवाला में आप जाओगे तो डोईवाला में वो उखड़ रही है। उन्होंने और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, पुराने मुख्यमंत्री को चेंज करके नए मुख्यमंत्री देने की। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी ने उत्तराखंड को दिए हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पे माफिया राज करा है, चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो, सारे इन्होंने यहाँ पे पनपाने की कोशिश करी है। तो बहुत बड़ा काम बीजेपी या कांग्रेस दोनों ने करा है। अब देखिए ये चीज उत्तराखंड का आम जनमानस समझ चुका है कि जितने भी दल दिल्ली से चलते हैं, मंत्री बनना है दिल्ली जाओ, टिकट चाहिए दिल्ली जाओ, मुख्यमंत्री बनना है दिल्ली जाओ, जितने भी ये दिल्ली से संचालित दल हैं, जब तक उत्तराखंड के लोगों के पास उत्तराखंड की सत्ताएं नहीं होंगी, जब तक उत्तराखंड के फैसले देहरादून से नहीं होंगे, तब तक उत्तराखंड का विकास होने वाला नहीं है। ना पलायन रुकेगा, न यहाँ पे रोजगार आएगा, न यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी चीज यहाँ पे आपकी स्टैब्लिश नहीं होगी। कॉमन सा एग्जाम्पल है हर घर नल, सरकार की एक योजना है। पहाड़ों में जाके आप देखेंगे तो वो हर घर नल की आपको पोल खोल आराम से मिल जाएगा कि क्या है हर घर नल। क्योंकि आप पहले उत्तराखंड के स्रोतों को तो समझो। उत्तराखंड में उत्तराखंड को समझने वाला आदमी चाहिए। दिल्ली से बैठ के नीतियां बनाना या फिर देहरादून में एसी कमरों में बैठ के नीतियां बनाने से नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड में इतने जल स्रोत हैं, अगर उन्हीं को बचा दिया जाए, उन्हीं का संरक्षण कर दिया जाए तो हर घर नल की जो इनकी एक अवधारणा है वो कब की सही हो जाएगी। उसमें आपको ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब जो ये दिल्ली से, जब तक दिल्ली से छुटकारा नहीं मिलेगा उत्तराखंड को, तब तक उत्तराखंड का विकास होने वाला नहीं है। ये उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है और उत्तराखंड का जनमानस इस चीज को समझ चुका है, जो आपको 2022 में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल आपके भी हैं। और अच्छा है कि ऐसे युवा कुछ तो सोचते हैं उत्तराखंड के लिए। और आज 2 युवा हमारे साथ हैं, रविंदर हैं, डॉक्टर पंकज हैं, और साथ में हमारे साथ वरिष्ठ नेतागण भी है। आज बातें काफ़ी सारी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लगातार चलता है। सुरेंद्र जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर एक एक करके कही जाए तो हम कहेंगे समय कम पड़ जाएगा। उत्तराखंड राज्य में दोनों दलों की सरकारें रही हैं और ऐसा भी नहीं है, हाँ कुछ सवाल जो हैं वो जायज़ हैं कि मुख्यमंत्री बदलने की वहाँ पर कुछ परंपरा सी पड़ी हुई है, लगातार है, और ये दोनों दलों के अंदर है। उसके अलावा जो खींचतान शब्द है,
ये ऐसा नहीं है कि आप खाली बीजेपी को कह दें कि बीजेपी के अंदर ही खींचतान चल रही है, ये तो आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ के लिए तो वहाँ एकदम हम कहेंगे कि सबको अवार्ड भी मिलना चाहिए कि सबसे, अगर देखा जाए छोटा प्रदेश है, सुंदर खूबसूरत प्रदेश है, लेकिन राजनीति के मामले में आपसी तनातनी वो तो किसी भी प्रदेश से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक बात ये उठती है कि चलिए दलों में सरकारें रही हैं, सबकी रही हैं, सारी चीज़ें, मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं, फिर ऐसी क्या स्थिति रह जाती है कि उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए, उत्तराखंड की जो बात होनी चाहिए, खासकर जो स्वरोजगार की जो बात है उसके लिए, क्योंकि कांग्रेस भी प्रयासरत रही है, उसके लिए बीजेपी भी रही है, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति आती है वो यही आती है कि ना तो वो पलायन रुक पाता, ना वो स्वरोजगार की स्थिति होती। ले देकर हर किसी को ऐसा लगता है कि नौकरी दे दी जाए और नौकरी खोल दी जाए। आखिर उस नौकरी के लिए जो पैसा है देने के लिए सरकारों पर, वो कहाँ से आएगा? जैसे कि आज के भी हालात अगर आप देखेंगे तो तनख्वाह देने की स्थिति क्या है वो आपको भी पता है। उससे कैसे पार पा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोग्राम होने चाहिए थे, वो कहाँ चूक हुई दोनों सरकारों से, वो उसके लिए आप क्या कहेंगे अग्रवाल जी? देखिए, सबसे पहले तो मेरे सारे प्रिय अनुज हैं जितने बैठे हैं डिबेट में जी, मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। हमारे यूकेडी के साथी तो मैं समझता हूँ मेरे साथ राज्य आंदोलन में लड़ते रहे, हम लोग बहुत साथी हैं और राज्य आंदोलन में बड़ा भारी अनुभव है हमें लाठी डंडे खाने का। तो मैं तो यूकेडी वालों को भी शुभकामनाएं दूंगा। अपने भाजपा के अपने प्रिय अनुज हैं, रविंद्र आनंद है, प्रिय अनुज है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा, ये कहना कि कुछ नहीं हुआ ये भी नकारात्मक है। इस राज्य का जो पहला बजट था वो वार्षिक योजना वो 950 करोड़ रुपए की होती थी, आज 40, 45, 50 हजार करोड़ से ऊपर की हमारी वार्षिक योजना का आकार हो गया है। और 40,000 किलोमीटर सड़क बन जाना अपने आप में विकास का खाका खींचने के लिए काफी है। परंतु ये भी सच है कि मुख्यमंत्रियों की बदलने की जो परंपरा भाजपा ने डाली है, भाजपा ने सरकारों को गिराने की जो नई परंपरा डाली है, वो तो राज्य के हित में कतई नहीं कहा जा सकता। अरे आपने 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री अपने छोटे छोटे कार्यकाल में बदले हो और एक मुख्यमंत्री तो अभी बदल दिया जो 4.5 वर्ष अपने उपलब्धियों को जश्न के रूप में मनाने के लिए तैयार बैठा था, उसको आपने तुरंत हटाकर उसके जश्न मनाने का सपना भी तोड़ दिया। उसका कारण जनता तक को नहीं पता। जनता निश्चय मानती है कि जैसे एक पहले पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में आपने हटाया था। हमारे यहाँ जहाँ तक कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक चले, जो एक मुख्यमंत्री बदला भी गया उसको तो आप भाजपा के नेता सदन के अंदर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कहते थे, सरदार की सरकार बोलते थे, देश का भ्रष्ट मुख्यमंत्री बोलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो वो बोल गए कि 35 लीटर पेट्रोल पीने वाला स्कूटर है। वो तो उस 35 लीटर स्कूटर पे कौन घूम रहा है आज की तारीख में, वो किसका मुकुट बना बैठा है। ये तमाम चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी में जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ बहुआयामी व्यक्तित्व के अधिक योग्य लोग हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे से आगे बढ़ने की और एक दूसरे से आगे काम करने की क्षमता को प्रदर्शित करने का हमारे यहाँ तो ये जीवंत पार्टी है। परंतु भाजपा तो एक पार्टी विद द डिफरेंस है। जो पार्टी विद द डिफरेंस हो वो उसके यहाँ जो तमाम हो रहा है वो आप देखिए कि मंत्रियों में कैसे खींचतान है। सतपाल महाराज जी अभी आरोप लगा गए कि जैविक आतंकवाद है। अरे या एनआईए को क्यों नहीं रिपोर्ट भेज देते कि जैविक आतंकवाद है, वो आकर कुंभ में सबको गिरफ्तार करके भेजेगा। जो मंत्रीगण जैविक आतंकवाद का आरोप लगा रहे हैं, पहले तो उन्हीं से पूछताछ हो जाए कि उनको ये सूचना कहाँ से मिली। मैं समझता हूँ एनआईए को तो सीधा हस्तक्षेप कर देना चाहिए कि जैविक आतंकवाद वर्ड जब आ गया तो एनआईए का हस्तक्षेप तो निश्चित रूप से बनता है। जहाँ तक बेरोजगारों की बात है तो कांग्रेस पार्टी के पास तो स्पष्ट इस संबंध में चार्टर है। हमने पूरी योजना बनाई है। हमने अपने समय में जो अधीनस्थ आयोग बनाया, हमने लोक सेवा आयोग के माध्यम से सबसे अधिक परीक्षाएं कराई, सबसे ज्यादा नियुक्तियों के अवसर प्रदान किए। हमने मनरेगा के लिए बहुत कुछ किया। हमने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, हमने उपनल वालों का मानदेय बढ़ाया। अरे भाजपा की सरकार तो पिछले 5 वर्ष से निरंतर जो है भ्रष्टाचारी आरोपों से जूझती रही है, आबकारी और शराब माफियाओं के हाथों में खेलती रही है। चाहे होम डिलीवरी हो शराब की, चाहे खनन माफियाओं का हो, इन सब के बीच में जो सरकार रही है
वो आप सब जानते हैं उसका क्या है, क्या रूप रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, क्या नीति रहेगी। और अब के जो मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री आए हैं, मेरी तो इनको भी शुभकामनाएं, कम से कम सदन के सदस्य तो हो जाएं। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो आज की तारीख में विधानसभा का सदस्य होना है। और इस बीच जो 100 दिन मनाए इन्होंने, सिर्फ एक ही काम किया कि अपनी जो पुरानी लकीर खींच के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी गए हैं, उनको दोनों हाथों से मिलकर मिटा रहे हैं। और तब भी शायद मिटा नहीं पा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी तो कह रहे हैं कि जो कुंभ में फर्जी बाड़ा हुआ है टेस्टिंग का, उसकी सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करा लो, कराइए ना जांच। और एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को जैसे गरिया रहा है, फ्री स्टाइल कुश्ती हो रही है, फ्री स्टाइल दंगल हो रहा है, ये सब जनता देख रही है। और जनता निश्चित रूप से भाजपा को 2022 में उखाड़ने को तैयार बैठी है। और आप देखिए कि 2022 का जो चुनाव होगा, भाजपा के लोगों को लोग कैसे कैसे इन्हें उखाड़ के फेंकेंगे, ये दिन आने वाला है। अब इसकी थोड़ी सी इंतजार हमारे सभी साथियों को करनी चाहिए। बिल्कुल विनय गोयल जी, बहुत सारी बातें इशारों इशारों में कह दी है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जितने मेरे विपक्षी को पैनलिस्ट साथी हैं, उनसे इससे अच्छे वचनों की तो उम्मीद भी नहीं करते। उनका काम ही हमें गरियाना है, हमारी कामों में कमी निकालना है, इसीलिए उन्हें उनकी पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है। नहीं विनय जी, लेकिन कुछ आरोप तो उनके ऐसे हैं वास्तव में जिनका जवाब आना चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, जवाब ही दे रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं, आपसे तो उम्मीद है मुझे, क्योंकि आप जब भी बैठते हैं तो वास्तव में जवाब देते हैं, कम से कम सारी चीजें स्वीकार तो करते हैं जी। मैं गोस्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि अगर मैं बिल्कुल अलग हट के बात करूं तो हमारे उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। आज अगर हम देखें उत्तराखंड का, अगर हम देखें मूल निवासी कौन है, तो शायद ढूंढने से मिलेंगे जी। कोई किसी के पूर्वज 300 साल पहले आए, किसी के पूर्वज 125 साल पहले आए, कोई विभाजन के बाद यहां आए। सभी लोग कहीं ना कहीं से पलायन करके उत्तराखंड में आए हैं जी। और उस समय क्या स्थितियां थी उत्तराखंड की। लेकिन आज जैसे जैसे यहां पर विकास हुआ है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, बढ़नी भी चाहिए, विकास की ललक बढ़ी है, उनके पास साधन हुए हैं। आज अगर पहाड़ के हमारे मित्रों के पास साधन हो जाते हैं और वो सपना देखते हैं कि मेरा जो पहाड़ में मैं रहता हूं और एक घर में देहरादून में, हल्द्वानी में या उधम सिंह नगर में बनाना चाहता हूं, तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें कहां विकास आगे आता है। लेकिन चूंकि वहां गांव के गांव खाली हो रहे हैं और वो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इसलिए हमारे लिए चिंता का सबब बन जाते हैं। दूसरी बात मैंने ये कही कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उत्तराखंड राज्य बनाया, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, ऐसी ऐसी योजनाएं दी जो सोची भी नहीं जा सकती थी। केवल अकेली, अगर ऑल वेदर रोड की जब हम बात करते थे तो हमारे सारे कांग्रेसी मित्र मजाक बनाते थे, ये क्या होती है ऑल वेदर रोड। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जब हम बात करते थे तो मजाक बनाते थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का प्रोजेक्ट है, उसमें अधिकांश रेल लाइन सुरंगों से होकर जानी है और 15 किलोमीटर की तो एक सबसे लंबी सुरंग है बननी है उसमें। तो ये विकास की सोच भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के प्रति है। और मेरे मित्र पर्यटन की बहुत बात कर रहे थे। देखिए, पर्यटन निश्चित रूप से हमारी आर्थिकी का बहुत प्रमुख आधार है, लेकिन मैं आप ही के चैनल पर अभी जो न्यूज ब्रेकिंग चल रही थी उसी में देख रहा था कि अमरनाथ जी की यात्रा लगातार दूसरे वर्ष स्थगित की गई है। अभी आपके चैनल पर लाइन चल रही थी। अब अगर कोरोना के कारण से परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है कि साहब इस समय स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दी जाए, शेष चीजों को बाद की प्राथमिकता दी जाए और उस पर
हमारे विपक्षी ये आरोप लगाए कि साहब आपने पर्यटन चौपट कर दिया, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखने की आवश्यकता है। केवल विरोध के लिए विरोध करना, आरोप के लिए आरोप लगाना, और हम सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। लगातार 2 वर्ष हो गए हैं इस चीज को, और अभी हमारे विपक्षी भी हमें सचेत करते हैं, क्योंकि कुछ जगह जिस प्रकार से विदेशों में समाचार आने शुरू हुए हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों को भी समझने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों के बीच भी अगर इस देश को, इन कठिनाइयों से, इस भंवर से देश को निकाल कर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसके प्रयासों को भी सराहने की आवश्यकता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में अगर किसी चीज की देश में कमी नहीं होने दी, सभी लोगों को समय पर चीजें मिल रही हैं, 135-40 करोड़ का देश है हमारा, उसके बावजूद हमने सभी चीजों को, सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करके रखा है। सबको सब समान मिल रहा है। वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि पूरे देश में सभी देशवासियों को निशुल्क मिलेगी। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन मिल रहा है। विनय गोयल जी, कुछ आरोप रविंदर और सुरेंद्र जी ने आप पे उत्तराखंड को लेकर लगाए हैं, उनकी बात आपने आज नहीं की। मुझे लगता है कि समग्रता में सारे विषय को देखने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप नहीं, आप वक्ता बहुत अच्छे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। नहीं, जैसा गोस्वामी, जैसा मैंने कहा जी कि मेरे जो मित्र को पैनलिस्ट बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये मैं मान के बैठा हूं, और मैं उनसे अपेक्षा भी नहीं करता जी। उनको मेरी आलोचना ही करनी है, मेरी पार्टी की आलोचना ही करनी है, और वो जितनी अच्छी आलोचना, जितनी कटु आलोचना हमारी करेंगे, उनकी पार्टी में उन्हें उतना अच्छा स्थान मिलेगा। तो मैं अपेक्षा नहीं करता उनसे कि ये तनिक भी तारीफ करेंगे जी, क्योंकि अगर ये इतनी सी भी इन्होंने तारीफ कर दी हमारी पार्टी की, तो मुझे लगता है कि अगले दिन इन्हें चैनल पे आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये अच्छा काम कर रहे हैं अपना। जैसे सुरेंद्र भाई ने इनको शुभकामनाएं दी है, मैं भी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये हमारी आलोचना करते रहे, हम अपने प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे, देश की जनता की सेवा करते रहे, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को लेकर हमारी पार्टी चल रही है। पूरी जनता देख रही है कि कोरोना पीरियड में कौन सी पार्टी जनसेवा के काम कर रही है, कौन से लोग केवल फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं, केवल नाटक कर रहे हैं। जनता देख रही है, और लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है। चाहे चुनाव हो, चाहे सामान्य परिस्थितियां हो, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। और जनता के निर्णय के प्रति हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मिलता रहेगा। नहीं, चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के साथ ही विकास की दिशा में किस हद तक काम हुआ है, राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं को भी झेला और कोरोना के संकट को भी, लेकिन अब राज्य को विकास की दिशा में दौड़ना है और इसके लिए सभी के संयुक्त प्रयास होने भी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। इस चर्चा खास में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।